जनता में आज भी हमारी जो है मांग डिमांड हमेशा रहती है। 1991 में यूपी में 425 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी। हाँ, सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बन जाने के कारण 22 सीटें उत्तराखंड में चली गई। चलिए आपने अभी बताया आप 91 में भी माननीय विधायक रहे, 98 में भी रहे और 97 में तो मंत्री भी रहे। मंत्री ऐसे में जब 97 में आप मंत्री बने तो 97 से 2002 तक आपके पार्टी के 3 मुख्यमंत्री हुए, कल्याण सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी और राजनाथ सिंह जी। तो क्या आप इन तीनों लोगों के हम साथ तीनों सहमत लोगों हैं? के सर 24 जून 1991 को जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बनते पहली बार और 6 दिसंबर 1992 को उनकी सरकार गिर जाती है और ये जग जाहिर है कि किस लिए गिरती है, वो विवादित ढांचा के गिर जाने के कारण। उस समय आप विधायक थे, तो श्री राम आंदोलन में आपकी भूमिका क्या थी? इन लोगों की आदतें हैं ना कि गठबंधन तोड़ना जोड़ना, क्योंकि कोई ऐसा वो चरित्र नहीं रहा है कि यह लोग गठबंधन को निभाए। सर आप विधायक तो 3 बार रहे और कल्याण सिंह की भी सरकार 2 बार रही। ऐसे में किस समय कलराज मिश्रा जी भी 2002 के समय आपकी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो राज्यपाल तक बने, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? हम लोगों का तो माननीय मुख्यमंत्री से पड़ता क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के और ज्यादा से ज्यादा काम होता था। सर 17 से 22 जब आप मोहम्मदाबाद गोहना के जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक चुने गए, 538 वोटों से आप ये चुनाव जीतते हैं। ऐसे में उस दरमियान आप मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखते हैं कि फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया जाए। 1 सप्ताह के अंदर ये निर्णय भी हो जाता है। ऐसे में इस निर्णय के बाद आप जब योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी व्यक्तिगत रूप से श्री राम शंकर जी को क्या कुछ संदेश देते हैं? 17 से 22 में जब विधायक था, जब यहाँ कोरोना काल हो गया था, तो उस समय मैं ऑक्सीजन प्लांट लगवाया हूँ। और सर ये ऑक्सीजन प्लांट कहाँ लगा? मोहम्मदाबाद में लगा हुआ है। 50 लाख रुपया जो है देवल बाबा को मैं सरकार द्वारा दिलवाया था विकास के लिए। क्या 27 में मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा से फिर से एक बार श्री राम शंकर जी अपनी दावेदारी रखेंगे? मोहम्मदाबाद गोहना की वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या आपके अनुसार क्या कुछ है? 91 की सरकार में हम 50 लाख रुपया नरेंद्र कुमार सिंह गौर थे उसमें उच्च शिक्षा मंत्री, उनसे हम दिलवा चुके। इस नाते वो आए और शादी का भी प्रकरण था, क्योंकि शादी में नहीं आए थे उस समय माननीय कृषि मंत्री शाही जी आए थे। मैं जब मंत्री था, संस्कृत मंत्री, तो 2 सितंबर 2001 में माननीय प्रधानमंत्री जी DCS के डिग्री कॉलेज के फील्ड में आए थे। उस समय लालगंज पार्लियामेंट के अंतर्गत मोहम्मदाबाद विधानसभा थी, वहाँ कार्यकर्ताओं को बैठक की। अगर आप 2027 में माननीय विधायक बनते हैं, प्रदेश में मंत्री बनते हैं, तो क्या फिर से एक बार राष्ट्रगीतों के प्रश्नोत्तर के एपिसोड में आप निश्चित रूप से हम आएंगे। भाग्यराज शंकर जी आपके साथ लगातार हर तस्वीर में नजर आते हैं। तो ऐसे में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है पत्रकारिता के, और उनमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार सरल श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्रश्नोत्तर के एपिसोड 14 में। आज फिर से एक बार जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, तो उसी के साथ साथ इनके परिचय के क्रम में एक और उपाधि जुड़ती है। वो ये कि पूर्वांचल में एक जिला है मऊ। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा की पूर्व विधायक भी हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भी हैं श्री राम सोनकर जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, अभी मैंने परिचय के क्रम में बताया कि आप एक राजनेता हैं। ऐसे में मेरा पहला प्रश्न ये है कि बचपन कैसा रहा आपका? बचपन जो है संघर्षशील रहा है। बहुत संघर्ष करने के बाद जो है हम लोग राजनीति में शिक्षा ग्रहण करते हुए आए। जी। अगर श्री राम सोनकर जी राजनीति में नहीं होते तो फिर उनकी रुचि किसमें है? तो आदमी का भाग्य और किस्मत होती है ना, कहीं जाने आने के लिए। अगर भाग्य में राजनीति लिखा है
तो आदमी राजनीतिक हो जाता है। यदि नहीं रहते सर तो नहीं रहते तो अब जो आज का समय है उस हिसाब से काम धंधा होता, व्यवसाय होता। सर 19 नवंबर हाँ। 1988 को जिस जनपद से आप जनप्रतिनिधि हैं, उस जनपद का सृजन होता है स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के प्रयासों से। और 1991 में जब विधानसभा का चुनाव होता है तो मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा से आप पहली बार माननीय विधायक के रूप में चुने जाते हैं। ऐसे में उसी समय भाजपा की पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनती है, कल्याण सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उस दौर को आप कैसे देखते हैं? वह दौर अच्छा रहा है, फर्स्ट क्लास रहा। उस समय एक तरह से सुशासन का राज जो है उत्तर प्रदेश में लागू हो गया था, चल रहा था, क्योंकि जो खराब स्थिति थी वो धीरे धीरे सुधर करके सुशासन की तरफ बढ़ रही। श्री राम शंकर जी उस सरकार में विधायक के रूप में कार्यरत थे। ऐसे में आज पहली बार हम कैमरे पर ये जानना चाहते हैं कि श्री राम सोनकर जी की उस सरकार में कितनी क्या भूमिका थी। उस समय हम लोग विधायक थे और जो भी जन समस्या थी उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से, शासन सरकार से हमेशा काम कराते रहे हैं। और आज उसका परिणाम है कि जनता में आज भी हमारी जो है मांग डिमांड हमेशा रहती है। उसी का कारण है कि 3 बार हम विधायक हुए, 91, 96 और 97 में संस्कृत मंत्री और राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री रहे। सर 1991 में यूपी में 425 विधानसभा की सीटें हुआ करती थी। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बन जाने के कारण 22 सीटें उत्तराखंड में चली गई। आपने अभी बताया आप 91 में भी माननीय विधायक रहे, 98 में भी रहे और 97 में तो मंत्री भी रहे। ऐसे में जब 97 में आप मंत्री बने तो 97 से 2002 तक आपके पार्टी के 3 मुख्यमंत्री हुए, कल्याण सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी और राजनाथ सिंह जी। क्या आप इन तीनों लोगों के हम साथ तीनों लोगों के साथ मंत्री रहे हैं और उसमें मायावती जी रही हैं, उसमें नहीं, 6 महीने वाले जी। इसमें पहले मायावती हुई थी जी। फिर उसके बाद माननीय कल्याण सिंह आए जी। फिर राम प्रकाश गुप्ता जी आए जी। फिर माननीय राजनाथ सिंह आए। आप इतने बड़े लोगों के साथ कार्य कर चुके हैं मंत्री के रूप में, आज के समय को आप कैसे देखते हैं? आज का जो समय है जनता के बीच में जनता का काम हो रहा है, सबका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जो परेशान है। आज सरकारों में सरकार के द्वारा नौकरियां प्राप्त हो रही हैं, जन समस्याओं का समाधान हो रहा है। ये सर 24 जून 1991 को जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बनते पहली बार और 6 दिसंबर 1992 को उनकी सरकार गिर जाती है और ये जग जाहिर है कि किस लिए गिरती है, वो विवादित ढांचा के गिर जाने के कारण। उस समय आप विधायक थे, तो श्री राम आंदोलन में आपकी भूमिका क्या थी? हमारी भूमिका, हम लोग जो है उस समय यहाँ जो बगल में चंडेसर विश्वविद्यालय है, यहाँ हम लोग बंद थे इंटर कॉलेज में। विधायक होने के बाद भी? नहीं, विधायक होने के बाद नहीं, 89-90 में हम लोग आंदोलन में थे। उसके बाद जब विवादित ढांचा गिर रहा था तो उस समय एक बैठक हुई थी कि वहाँ जाना है, कार सेवा करनी है, ईंटा यहाँ से वहाँ उठाना है, बालू लेने जाना है। उस कार सेवा में हम लोग भी, जब विवादित ढांचा गिर रहा था तो हम लोग मौके पे मौजूद थे। और विधायक रहते हुए सर? विधायक रहते हुए भी हम लोग मौजूद थे वहाँ, विवादित ढांचा जब गिर रहा था, क्योंकि माननीय कल्याण सिंह जी बाद में अपना जो है विवादित ढांचा गिर जाने के बाद अपना इस्तीफा दे दी। सर आपकी पार्टी ने एक नारा दिया उस समय 90 के दौर में, एक नहीं 100 बार नहीं हर बार यही दोहराएंगे, राम लला जन्मे थे जहाँ पर मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम जी आपके चाहने वाले आप पर जान लुटाएंगे। और इन पंक्तियों को आपकी सरकार ने चरितार्थ भी किया। ऐसे में इसको पूर्ण से चरितार्थ भी किया और पार्टी ने सरकार को नहीं देखा। सरकार 91 की जो उस समय की भाजपा की 4 सरकारें बर्खास्त हो गई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल जी उसमें बर्खास्त हुई थी और हम लोगों की विधायकी भी उसी में गई थी।
सर जब सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बना तो ये निर्णय किसका था, केंद्र सरकार या फिर ये प्रदेश सरकार? ये प्रदेश सरकार के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं उन लोगों का निर्णय था, तभी जो है उत्तराखंड बना। और ठीक भी है, उत्तराखंड बन गया, क्योंकि उस समय हमारे कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल जी थे, उत्तराखंड के रहने वाले। जी। हम्म। मायावती जी ने क्यों गठबंधन तोड़ा था उस इसलिए समय? इन लोगों की आदतें हैं ना कि गठबंधन तोड़ना जोड़ना, क्योंकि कोई ऐसा वो चरित्र नहीं रहा है कि यह लोग गठबंधन को निभाए। ये तोड़ने और जोड़ने की राजनीति ही करते हैं। इस नाते जो है दिक्कत होती है। आज कहाँ पे है मायावती जी, कहाँ पे अन्य लोग हैं, इसको समझ सकते हैं। मायावती जी पर एक आरोप और लगाया जाता है कि वो जातिगत राजनीति करते हैं। ऐसे में आप एक और आरोप लगा रहे हैं या फिर कह रहे हैं वो तोड़ने जोड़ने की भी राजनीति करते हैं? तोड़ने जोड़ने की राजनीति तो पूरा पक्का हो गया, क्योंकि आज उनके जितने भी नेता हैं सब भाग करके दूसरे दलों में समायोजन कर रहे हैं। अगर तोड़ने जोड़ने की बात न होती तो आज उनके जो नेता हैं आज अपने दलों में अन्य दलों में भाग खड़े हुए हैं। इसी का परिणाम है ना। सर आप भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं, तो किसके कार्यकाल में आपको ये दायित्व सौंपा गया था? उस समय जब हम लोग विधायक थे, माननीय कल्याण सिंह का की सरकार थी, उस समय प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे। सर आप विधायक तो 3 बार रहे और हाँ, कल्याण सिंह की भी सरकार 2 बार दो बनी। बार नहीं, ऐसे में किस समय? सन वो 91 में, अ, 91-92 में हम लोग प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे। जी। और कलराज मिश्रा जी भी 2002 के समय आपकी पार्टी के हाँ अध्यक्ष हुआ करते थे। हाँ। वो राज्यपाल तक बने, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? ठीक था, अच्छा था। और ज्यादा काम जो है हम लोगों का तो माननीय मुख्यमंत्री से पड़ता, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, और ज्यादा से ज्यादा काम होता था। और माननीय कल्ला जी प्रदेश प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, जी। तो उनका जो जो था, तो उनसे भी जैसे रोड रोड के लिए हम लोग आते जाते थे। जी। आपने भी बताया माननीय मुख्यमंत्री, ऐसे में जब मुख्यमंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं तो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरे दिमाग में जिक्र आ रहा है। हमने उनका भी ठीक है, अभी मैं 17 से 22 में विधायक रहा हूँ और उनका भी कार्यकाल अच्छा है। सर 17 से 22 जब आप मोहम्मदाबाद गोहना के जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक चुने गए, 538 वोटों से आप ये चुनाव जीतते हैं। ऐसे में उस दरमियान आप मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखते हैं कि फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया जाए। 1 सप्ताह के अंदर ये निर्णय भी हो जाता है। ऐसे में इस निर्णय के बाद आप जब योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी व्यक्तिगत रूप से श्री राम शंकर जी को क्या कुछ संदेश देते हैं? तो खुश हुए, कम से कम ऐसा एक अच्छा सुझाव दिए, क्योंकि ये सुझाव ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक सुझाव सबको अच्छा लगता है, क्योंकि फैजाबाद छोटा नाम था और अयोध्या उसको कहते हैं। तो मैंने लिखा था पत्र में कि जिसको कोई योद्धा जीत ना सके उसको अयोध्या कहते आपको क्या लगता है वर्तमान की सरकार में हैं। सनातन संस्कृति को पर्याप्त महत्व मिल रहा है? इस समय तो हमारे समझ से पर्याप्त सनातन को पूरा का पूरा ये सरकारों की तरफ से योगदान मिल रहा है। उसी के क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि 17 से 22 में जब विधायक था, जब यहाँ कोरोना काल हो गया था, जी। तो उस समय मैं ऑक्सीजन प्लांट लगवाया हूँ। जी। और सर ये ऑक्सीजन प्लांट कहाँ लगा है? मोहम्मदाबाद में लगा हुआ है, ऑक्सीजन प्लांट है। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण रोडें थी, जैसे मोहम्मदाबाद से रामनगर मोड़ है, जी। करहा से तिलस्वा है। और मैं समझता हूँ धर्म काम में, अब आप पूछ रहे हैं, तो 50 लाख रुपया जो है देवल बाबा को मैं सरकार द्वारा दिलवाया था विकास के लिए। एक जनपद से आप नेतृत्व करते हैं जनप्रतिनिधि के रूप में, मऊ। उस जनपद में एक सीट रिक्त हो गई है माननीय विधायक सुधाकर सिंह जी के दुखद निधन से। सही। ऐसे में उपचुनाव यदि होता है तो आपको क्या लगता है वहाँ कौन जीतेगा? अब ऐसा है, ये तो जनता का निर्णय है ना। जनता पार्टी के रूप से मैं पार्टी तो हम तो चाहेंगे कि हमारा प्रत्याशी जीते, लेकिन जनता का निर्णय है। जनता
अपना निर्णय सुनाएगी, उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद प्रत्याशी जीत जाएगा। 2027 में श्री राम सोनकर जी की तैयारी क्या कुछ है? हमारी तैयारी अब ये जानिए कि आज मैं 34 साल मंत्री विधायक जी रहते हुए हुआ है मुझको। मेरी तैयारी समझिए कि महीने में 10 से 15 दिन क्षेत्र में मैं रहता हूँ, जी और आज भी 10-20 आदमी मुझसे क्षेत्र के अपने काम से प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं, कामों का निवारण भी होता है। जी तो क्या 27 में मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा से फिर से एक बार श्री राम सोनकर जी अपनी दावेदारी रखेंगे? दावेदारी तो हमारी है ही कि क्योंकि जीतने के लिए श्री राम सोनकर, हारने के लिए कोई लड़ सकता। मोहम्मदाबाद गोहना की वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या आपके अनुसार क्या कुछ है? इस समय ऐसी कोई बड़ी समस्या मोहम्मदाबाद में नहीं, कोई नहीं। क्योंकि 80% काम हम करा चुके हैं, जी और 20% में थोड़ा बड़ा बचा है, तो वो नॉर्मल समस्याएं हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं। क्योंकि डिग्री कॉलेज को मान्यता दिलवानी थी, उस समय बीएससी की मान्यता नहीं थी, और बिल्डिंगें नहीं थी, तो उस समय 91 की सरकार में हम 50 लाख रुपया, नरेंद्र कुमार सिंह गौर थे उसमें उच्च शिक्षा मंत्री, उनसे हम दिलवा चुके। जी सर, अभी कुछ दिन पूर्व हम्म आपके घर शाहगढ़ में हम्म उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हम्म केशव प्रसाद मौर्य जी का आना हुआ। हम्म ऐसे में लोगों ने ये भी करास लगाई हम्म कि उपचुनाव है घोसी में और हम्म मऊ से नेतृत्व करते हैं अपनी पार्टी का श्री राम सोनकर जी। हम्म तो चूंकि केशव प्रसाद मौर्य जी ने पोस्ट करते हुए यही लिखा हम्म कि आपके सुपुत्र भाग्यराज सोनकर जी के विवाह उपरांत उन्होंने बधाई देने आए थे, वो यहाँ आए थे, हम्म परंतु लोगों ने ये करास लगाया कि श्री राम सोनकर जी को कुछ मंत्र भी उन्होंने दिया। तो क्या ये हकीकत है? ऐसा कोई मंत्र वंत्र की बात नहीं है। मेन चीज है कि हमारे गांव में कार्यक्रम था, ये कुटी है, तो जब कुटी पे उनका आना हुआ तो हमारी बात हुई कि आप हमारे गांव में जा रहे हैं, अगर हमारे यहाँ अगर एक कप चाय नहीं पियेंगे तो क्षेत्र में, अच्छा मुझसे पुराना तो कोई है नहीं, क्षेत्र में कौन सा संदेश जाएगा जनता के बीच में। इस नाते वो आए, और शादी का भी प्रकरण था, क्योंकि शादी में नहीं आए थे उस समय, माननीय कृषि मंत्री शाही जी आए थे। राजनीति आप करते हैं, ऐसे में पहले का राजनीति यानी 90 के दशक का राजनीति और आज के राजनीति में आपको क्या कुछ अंतर नजर आता है? पहले की राजनीति में थोड़ा समय से काम हो जाता था, आज भी काम हो जाता है, कोई विशेष अंतर नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़े हुए कोई एक किस्सा जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? मैं जब मंत्री था, संस्कृत मंत्री, तो 2 सितंबर 2001 में माननीय प्रधानमंत्री जी डीसीएस के डिग्री कॉलेज के फील्ड में आए थे। उस समय लालगंज पार्लियामेंट के अंतर्गत मोहम्मदाबाद विधानसभा थी, वहाँ कार्यकर्ताओं को बैठक की। जी तो कोई एक किस्सा, ये तो सर बैठक आपके साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं, हुआ यही किस्सा है ना, मेरे साथ बैठक हुई, हम लोग थे, तो ये किस्से में आएगा ना। और कोई ऐसा किस्सा जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहें अपने और जीवन का? और कोई ऐसा किस्सा नहीं है। अब जनता को हम लोग कम से कम 4 करोड़ रुपया जो है, माननीय 17 से 22 वाले में माननीय मुख्यमंत्री कोष से, कुछ अपने कोष से दिया गया। और जब ये कोरोना काल आया था, तो जनता में राशन और सब कुछ की जो हम कर सकते हैं हेल्प, हेल्प कराए। आगामी विधानसभा और पंचायत चुनाव भी है हम्म सामने, तो हम्म क्या ऐसे में आगामी चुनाव में श्री राम सोनकर जी के कुछ किसी चुनाव में लड़ते हुए नजर आ सकते हैं? अभी तो पार्टी का काम है, पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे। भाग्यराज सोनकर जी आपके साथ लगातार हर तस्वीर हाँ। में नजर आते हैं, हम्म तो ऐसे में ये मेरे कहने का मतलब, पार्टी का काम है ना लड़ाना, जी मांगना है मांगे। ये तो पार्लियामेंट लालगंज भी मांगते थे, जी अगर ये पार्लियामेंट मिला होता तो मैं समझता हूँ यहाँ तक कि ये चुनाव भी जीत जाते। जी क्योंकि हमारे नाते आजमगढ़ मऊ में जो भी काम है जनता का, सब हम कर देते, कभी हम भेदभाव नहीं करते। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है हम्म, कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और
विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है पत्रकारिता के, और उनमें जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? हमारी प्यारा संदेश है कि वो जो पत्रकारिता कर रहे हैं अपनी पत्रकारिता में निपुण हो, आगे बढ़े, जनता का जो आवाज है सरकारों तक या वो वरिष्ठ लोगों के तक अपनी आवाज पहुंचाए, यही पत्रकारिता का मूल मकसद है। सर, हालांकि मैंने बोला ये लास्ट प्रश्न है, परंतु एक आरोप लगाती है विपक्ष ये कि आज की मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, जबकि 2014 में जब आपके वर्तमान प्रधानमंत्री तत्कालीन एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होते हैं, तो दूरदर्शन सरकारी चैनल है, ऐसे में दूरदर्शन एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी जी का इंटरव्यू लेता है 56 मिनट का, परंतु यूपीए गवर्नमेंट होने के कारण उस इंटरव्यू को दिखाया नहीं जाता है। फिर जब ये बात प्रसार भारती को पता चलती है, तो प्रसार भारती के दबाव में आकर के दूरदर्शन ने उस इंटरव्यू को केवल 34 मिनट के लिए दिखाया। यदि और उसके साथ ही साथ 2006 से 2010 तक यूपीए के गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी को दूरदर्शन पर बैन भी रखा था, जबकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में जब ये आरोप विपक्ष लगाता है कि मीडिया गोदी मीडिया है और खुद इतना कुछ कर चुका है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? ऐसा ही देखिए, सरकारों की देन है। हम कहते हैं आज उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा तो कुछ नहीं है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा। यानी ये केवल मिथ्या है? मिथ्या है, पूर्ण रूप से मिथ्या है। तो हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। उन सरकारों उन लोगों ने जो किया है, आज जनता पूर्ण रूप से जान चुकी है कि पूर्व की सरकारों ने जनता के लिए क्या किया है, देश के लिए क्या किया है, प्रदेश के लिए क्या किया है, जनता सब समझ रही है और सब सामने देख भी रही है। उसी हिसाब से अपना मत भी दे रही है। अगर आप 2027 में माननीय विधायक बनते हैं, प्रदेश में मंत्री बनते हैं, तो क्या फिर से एक बार राष्ट्रगीतों के प्रश्नोत्तर के एपिसोड में आप? निश्चित रूप से हम आएंगे, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं, निश्चित रूप से आएंगे। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे कहना ये है, ऐसे और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विथ राष्ट्र इको। धन्यवाद।